नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए आज के इस क्लास में हम लोग न्यू सीरीज का सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। साथियों, आप देखेंगे तो इसके पहले ऑलरेडी आपको जो है कई सारे सेट भी अपलोड किया गया है, अलग अलग आपके बुक का और अलग अलग आपके क्लास इंस्टीट्यूट का, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है। बट आप देखेंगे तो 1 अक्टूबर के जो एग्जाम का कंडक्ट हुआ था, इसके बेसिस पर जो भी आपका लेटेस्ट में भी आपका बुक वगैरह प्रिपेयर हुआ है, या फिर आप देखेंगे टारगेट बेच, या फिर आपका क्या है कि टॉपिक वाइज जहाँ से क्वेश्चंस आपका सिलेक्ट किया गया है, इन सभी को कंप्लीटली निचोड़ के रूप में आपको जो है डेली बेसिस पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा नोट्स आपको अलग से प्रोवाइड किया जा रहा है, जो आके आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के थ्रू बराबर आपके टॉपिक को कवर किया गया था। इन सभी नोट जो है आपके टॉपिक पर विशेष आपका ध्यान दिया गया है, जिसका कि कंप्लीटली नोट्स भी आपके चल रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स, आज के इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जो कि आपके फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपका होगा। तो ध्यानपूर्वक थोड़ा आपको टाइम लेकर के आपको बनाना है, और 100 में से आप 70 प्लस आपको स्कोर करने का आपको टारगेट रखना है, तभी आप बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में फाइनली आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि जल और अल्कोहल के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो साथियों, जल और अल्कोहल को मिश्रण को जो है किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। तो दोस्तों याद रखना, इसे कहते हैं आसवन विधि। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, आसवन विधि क्या होता है। सपोज दैट कि एक आपका बीकर है, इसमें मान लिया जाए कि जो है कोई भी यहाँ पर अगर आपका पदार्थ है, तो इसको फ्रेंड्स अलग करने के लिए यहाँ से एक पाइप लगा करके जो है यहाँ पर एक टब में इसको छान लिया जाता है, वाष्प के थ्रू यहाँ पर आ जाते हैं, और इसमें यहाँ पर आपको उष्मा दिया जाता है। तो ऐसे केस में जो भी आपका चीज़ों का जो है अलग किया जाता है, अलगाव किया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं आसवन विधि। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पौधों में रस आरोहण यानी कि चढ़ाव निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है। बताइए आप लोग, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों याद रखना, जल का चढ़ाव ये आपके जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति के कारण से जितने भी मटेरियल्स की प्राप्ति होती है, अचीवमेंट होती है, ये पौधों के सभी अंगों तक जो है फ्लोएम के द्वारा पहुंचाई जाती है। साथियों याद रखना, जाइलम के द्वारा जो जल का चढ़ाव होता है, ये केशिकत्व क्रिया के कारण से होता है। जाइलम और फ्लोएम आपके जटिल ऊतक के अंतर्गत आता है। कई बार क्वेश्चन आया है कि जो चालनी नलिकाएं होता है, ध्यान रखना, चालनी यानी कि चालनी जो नलिकाएं होता है, ये किस में पाई जाती है। तो ये आपके फ्लोएम ऊतक में पाई जाती है। इतने पॉइंट को याद रखेंगे। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर का कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, धूप के कारण से उत्पन्न होने वाला विटामिन कौन सा है। तो आपको पता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। सभी क्वेश्चंस में 2 से 3 सेकंड का समय लेना है। और देखिए, आप सभी लोगों को मैं आपको बता दूं कि कंप्लीटली जो भी आपका नोट्स आपका चल रहा है, ये कंप्लीटली क्या है कि आपका जो है टारगेट बेच का आपका है, प्लस बिहार पुलिस कांस्टेबल के द्वारा जिस भी टॉपिक को कवर किया गया है, वहाँ से सारे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया जा रहा है टॉपिक वाइज आपका। और प्लस ये नोट्स में जो भी आपके क्वेश्चंस आपका है, ये क्या है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपका सिलेक्टिव है, टू द पैटर्न और टू द पॉइंट आपका है। तो नोट्स आपका अलग से चलता है। तो आप सभी लोग नोट्स वाले क्लास को ऑब्वियसली जो है अटेम्प्ट लें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और यहाँ पर क्या है कि रिवीजन आपका जो है पीडीएफ वगैरह सारा कुछ आंसर हाईलाइट करके प्रोवाइड किया जाता है। इसके लिए मैं आपको बीच में बता दूंगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। साथियों, अगर हम बात कर ले विटामिन ए का, तो ध्यान रखेंगे विटामिन ए जो है गाजर में सबसे अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी के कारण से रतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन बी की दोस्तों बात करेंगे तो इसके कमी के कारण से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी जो होता है, ये केला में सबसे अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। इसका केमिकल नाम थायमिन होता है। इसके अलावा विटामिन सी की बात करेंगे तो एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नाम है। ये आंवला में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके कमी के कारण से त्वचा में अनेक तरह की बीमारी होना, या फिर आप देखेंगे तो बाल का झड़ना, इस प्रकार की बीमारी की समस्याएं होती है। विटामिन डी मछली के कॉड लिवर तेल में पाए जाते हैं। इसके अलावा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पाया जाता है। इसका केमिकल नाम कैल्सीफेरॉल होता है। इसके कमी के कारण से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। पौधे के किस भाग से हल्दी की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा तना से। ध्यान रखेंगे, पौधे के किस भाग से हल्दी की प्राप्ति होती है। तो ये आपका तना से होता है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, मानव शरीर में वसा जमा होती है बाह्य त्वचा में, वसा ऊतक में, यकृत में, उपिथिलियम में। तो दोस्तों याद रखना, मानव शरीर में वसा जो आपके जमा होता है, ये आपके वसा ऊतक में होता है। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। हमारे बॉडी में सबसे अधिकतम ऊर्जा की प्राप्ति वसा से होता है। 1 ग्राम वसा से लगभग 9.3 किलो जूल की ऊर्जा की प्राप्ति होती है। साथियों आप देखेंगे तो शीघ्रता से एनर्जी की प्राप्ति कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होता है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ठीक है, तो दिया गया है यहाँ पर आपका कहा जा रहा है कि द मॉर्निंग हैज
कहा जा रहा है कि ब्रस्ट इनटू। तो देखिए इसका बताना है कि आपका जो है हिंदी में इसका ट्रांसलेट क्या होगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पाँव जो है ये फट चुकी है, यानी कि बी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट वर्ब। वर्ब बताना है, जैसा कि आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि सी, कहा जा रहा है कि मी लॉन्ग एगो। देखिए सी मीट मी लॉन्ग एगो। तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ वर्ब बताना है। वर्ब आपका क्या होगा, जैसे आप प्रीपोजिशन का यूज करते हो तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीट। ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, MET आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ आइडियम्स। तो दोस्तों बताएंगे कि कहा जा रहा है कि इन ए दिया गया है जिफी, ठीक है। तो इसके लिए बताना है कि एक आपका आइडियम्स क्या होगा, कौन सा आपका वर्ड है जो कि इस मीनिंग को रिप्रेजेंट कर दे। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है INAJIFFY जिफी। तो इसका आप देखेंगे तो इसका जो आपका मतलब हुआ, इसका मतलब एग्जैक्ट आपका क्या हुआ, तो मतलब जल्दीबाजी में अगर कोई काम होता है इसको हम लोग कहते हैं जिफी। तो इसका करेक्ट वर्ड की बात करेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फास्ट, जो कि सेम मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है। आइडियम्स का आपका मतलब यही होता है। आगे बढ़ते हैं, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग आपके सामने दिया गया है, ध्यानपूर्वक आप समझ लीजिए और इसको बनाने का प्रयास करेंगे। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग की दोस्तों यहाँ पर आप बात करेंगे तो आप जैसा कि देखेंगे तो देखिए डेमोली से जो आपको दिया गया है, डेमोलिजन जो आपको दिया गया है, ऑप्शन हमारा जो डी में दिया गया है ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है। चूज द करेक्ट सफिक्स। सफिक्स किसी भी वर्ड के जो है लास्ट में लगता है। तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि इट इज द, कहा जा रहा है कि सुपर मी कोर्ट जो है डायरेक्ट, सॉरी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए इसे हम लोग कहते हैं डायरेक्टिव, जैसे कि आपने दैनिक जीवन में यूज भी किया होगा इन वर्ड का। डायरेक्ट का क्या हो जाता है आपका डायरेक्टिव। तो डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स का संदर्भ है। बताइए दोस्तों आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों हाइड्रोपोनिक्स की अगर हम बात करेंगे तो जल में पौधों का उगाना, ये आपका हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उसका होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12 का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यतिकरण होता है। तो डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु है। देखिए अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु कौन सा है। तो देखिए अस्थायी चुंबक बनाने के लिए जो है आपको इस्पात मिलाया जाता है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए फ्रेंड्स आपका किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे तो आपका इस्पात का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि पशुराइजेशन एक प्रक्रिया है। साथियों याद रखना पशुराइजेशन में क्या होता है कि दूध को जो है ठंडा गर्म किया जाता है, पुनः इसे ठंडा किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं पशुराइजेशन। तो इसमें मुख्य रूप से देखेंगे तो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पशुराइजेशन। तो सी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिया गया वेन आरेख एक कक्षा में फुटबॉल F, हॉकी H और बास्केटबॉल B खेलने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। तो जैसा कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका जो है फिगर आपको दिया गया है। इसमें यहाँ पर अगर साथियों देखेंगे तो कहा जा रहा है कि F और H खेलने वाले किंतु B ना खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो जैसा कि आप यहाँ पर गौर करेंगे तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि F और H खेलने वाले, तो आप देख लीजिए F और H में कौन कौन खेल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 9 खेल रहा है और H में, यानी कहा जा रहा है कि F और H में खेलने वाले। तो जैसा कि आप देखेंगे F और H में टोटल खेलने वाले यहाँ पर कितना है 12। कहा जा रहा है कि B ना खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो देखिए कहा जा रहा है कि F और H खेलने वाले किंतु कहा जा रहा है कि B ना खेलने वाले छात्रों की संख्या यहाँ पर आपको सिंपली ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप देखेंगे तो टोटल आपका जो है 12 है और इस प्रकार से देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो 16 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आधुनिक काल का, डी करेक्ट हो जाएगा। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था। दोस्तों याद रखेंगे तुलसीदास का बचपन का नाम था राम बोला, यानी कि ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हिंदी का दिया गया है, कहा जा रहा है कि निश्चल का संधि विच्छेद है। देखिए दोस्तों काफ़ी जल्द ही इसका एग्जाम डेट आपका आने वाला है और बिहार पुलिस ने जिस प्रकार से भी आपको मौका दिया है इसमें जगह बनाने का, आप देखेंगे तो काफ़ी मैक्सिमम आपको समय मिल चुका है। तो बेहतरीन तरीका से आप लोग प्रिपेयर रहिए। जून के लास्ट वीक में जैसा कि इसका जो है अपडेट भी आपका कुछ है कि जून के लास्ट वीक में इसका एग्जाम शेड्यूल आना है।
तो एग्जाम शेड्यूल आपका जो है काफ़ी जल्दी इसका जून में आपके आ ही जाएगा, और आप देखेंगे तो इसका जो है जून या फिर जुलाई से इसका एग्जाम आपका शुरू हो जाएगा। तो समय काफ़ी ज़्यादा कम है और बेहतरीन तरीका से अभी से आप लोग जो है प्रिपेयर रहिए। और देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो कैंडिडेट क्या है कि फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट सेलेक्टिव जो है आप क्वेश्चंस का लगाना चाहते हैं, या फिर कंप्लीटली आपको अगर नोट्स चाहिए जिसमें कि आंसर हाईलाइट करके आपको सारा कुछ गाइडलाइंस के तहत प्लस आप फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट वहाँ पर लगा पाएंगे, जो कि आपका टेस्ट का आपका कंप्लीटली चीज़ें प्रोवाइड किया जाता है, मतलब ऑल ओवर एक गाइडलाइंस के तहत। और जो भी आपके मार्केट में बुक है बिहार पुलिस कांस्टेबल या फिर आप BSSC का जो है आपके कैंडिडेट है, तो उस पर क्या होता है कि कंप्लीटली आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहे हैं। तो आप सभी लोग अगर ऐड होना चाहते हैं तो इस नंबर पर सिंपली आपको SMS या आपको कॉल करना है, बिहार पुलिस कांस्टेबल या BSSC लिख करके, तो कंप्लीटली आपको ऐड किया जाएगा। इसके लिए आपको 41 आपको पेमेंट करके ऐड होना पड़ता है, क्योंकि सारे कंप्लीटली जितने भी मटेरियल्स हैं ये सारे आपके कॉस्टली है। अगला साथियों देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है निश्चल का संधि विच्छेद है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो निश्चल का संधि विच्छेद की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका नि प्लस आपका चल यानी कि बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? दिनकर, बालकृष्ण भट्ट, दिया गया है सियाराम गुप्त, मोहन राकेश। तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिनकर का है, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। हार जीत किसकी रचना है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी का। हार जीत किसकी रचना है? तो ये आपके अशोक वाजपेयी का है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है निम्न में से कौन सा रूपांतरण सही है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए एक ATM बराबर आप देखेंगे तो जैसा कि सभी आपको स्टेटमेंट पहले पढ़ने चाहिए, तो दोस्तों आप देखेंगे तो ये सभी अगर हम बात कर ले, सबसे पहले अगर रिवील अगर हम लोग करें तो ATM दिया गया है, 1 ATM दिया गया है। इसमें अगर ऑथेंटिक आप देखेंगे तो 1 पॉइंट आपका जो है देखेंगे तो 1.01 इंटू 10 टू दी पावर यहाँ पर आपका 5 होगा, यहाँ पर जो कि आपका गलत दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका एक आपका गलत हो जाएगा। बी में आपको दिया गया 1 mm दिया गया है। दोस्तों 1 mm बराबर आप देखेंगे तो 100 आपका 33 जो है आपका पास्कल के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो एक आपका mm ऑफ Hg बराबर 133 आपका जो है पास्कल होता है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कौन सा रूपांतरण सही है, तो यहाँ पर आपका mm ऑफ Hg आपका होता है डायरेक्टली आप देखेंगे, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत होगा इसके अकॉर्डिंग। अगला आप देखेंगे तो सी में दिया गया 1 बार बराबर, तो देखिए 1 बार बराबर 10 टू दी पावर आपका जो है 5 आपका होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 7 दिया गया है, जो कि आपका गलत है, इसलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है 1 TORR दिया गया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 10 टू दी पावर आपका 2 दिया गया है, जबकि 1 TOR बराबर देखेंगे तो 100 आपका जो है 33 आपका पास्कल होता है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि पारा कांच को गीला नहीं करता है, द्रव का यह गुण कहलाता है। पारा जो होता है कांच को गीला नहीं करता है, द्रव का यह गुण कहलाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं असंजक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता बोला जा रहा है कि अंततः इसका अर्थ है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा? तो सत्य याद रखेंगे किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता अंततः इसका अर्थ है। ये किसका अर्थ है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे ऊष्मा ली जाए अथवा ऊष्मा छोड़ी जाए। तो ऑप्शन आपका सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि पानी के छिड़काव से किसी बंद कमरे का तापमान थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि। रीजन देना है, सभी ऑप्शंस को आप जो है पढ़िए पहले अच्छे तरीका से। तो ऑप्शन ए में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि जल का ताप कमरे के ताप से कम होता है। तो इसका देखिए आप मेन रीजन इसका देखेंगे आप सटीक, तो यहाँ पर आपका होगा कि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अधिक होता है, इसी कारण से आपका जो है ऐसा होता है। तो सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। जो आपको सटीक लगे वो आपको आंसर करना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रक्रम दिए गए P- ग्राफ के लिए सही है? बताइए आप लोग करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा समदाबीय प्रक्रम, यानी कि सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है यदि इसके। तो देखिए एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है, तो इसके लिए हमारा देखिए ऑथेंटिक आंसर होगा दाब निम्न तथा ताप जो है आपका उच्च, यानी कि डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि निम्न में से किस विधि द्वारा तांबा का निष्कर्षण किया जाता है? देखिए कॉपर का निष्कर्षण देखेंगे तो आपका जो है फ्रोथ आपका फ्लो टेंशन विधि से किया जाता है, टेंशन विधि से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए रिपीट करना इन सभी प्रश्नों को आप लोग। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से किस विधि द्वारा तांबा का निष्कर्षण किया जाता है? तो फ्रोथ फ्लोटेशन विधि से किया जाता है, तो डी करेक्ट हो जाएगा।
नाइट्रोजन गैस रासायनिक रूप से डैश होती है। दोस्तों याद रखना, नाइट्रोजन गैस जो होता है ये आपका अक्रिय होता है, अक्रियाशील होता है, तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप अक्रिय गैस की बात करेंगे तो मुख्य रूप से आपके 6 होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन आपके होते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो दिया गया ये भी आपको अक्रियशील गैस होते हैं, तो सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि कोई बाजार जिसमें किसी विशेष उत्पादक के विक्रेता अधिक संख्या में है, लेकिन प्रत्येक विक्रेता बोला जा रहा है कि किंचित भिन्न परंतु मिलते जुलते उत्पाद बेचता है, क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं पूर्ण स्पर्धा, तो सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है, कहा जा रहा है कि अपवादिक मांग वक्र वह है जिसकी ढाल। तो दोस्तों याद रखना, अपवादिक मांग वक्र वह है जिसकी ढाल क्या होता है? तो दाहिनी और जो है ऊपरी मुखी होता है, यानी कि ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में संथाल जनजाति नहीं रहती है? दोस्तों देखेंगे तो जो भील जनजाति है ये भारत की सबसे बड़ी जो है समुदाय है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि संथाल जनजाति जो है किस राज्य में नहीं रहती है? तो राजस्थान में नहीं रहता है। भील जनजाति फ्रेंड्स देखेंगे तो राजस्थान में सबसे अधिक पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न हमारा दिया गया है कि चाय की पैदावार होती है पर्वत पर, पहाड़ पर, पर्वतीय घाटी में, दिया गया है पहाड़ ढाल पर। तो देखिए चाय की पैदावार जो होता है ये जो है पहाड़ी ढाल पर होता है, डी करेक्ट हो जाएगा। चाय के मामला में दोस्तों अगर देखेंगे तो असम जो है सबसे अग्रणी राज्य है, और असम में जो है चाय का उत्पादन सर्वप्रथम किया गया था। बिहार में देखेंगे तो किशनगंज के अंतर्गत चाय का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए बिजली उपलब्ध कराती है? राउरकेला स्टील संयंत्र ओडिशा राज्य के अंतर्गत पड़ता है, और देखिए राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए बिजली का जो है उपलब्ध ये कौन सी परियोजना कराती है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर अवस्थित है, जो कि ओडिशा राज्य के अंतर्गत ही पड़ता है, तो बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मृदा और सेल खंडों के नीचे कहा जा रहा है कि खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसे कहते हैं हम लोग भूखलन, यानी कि आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। प्रश्न में आप देखेंगे तो बोला जा रहा है, प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा कहा जा रहा है कि विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो ये देखिए व्यक्ति और राज्य दोनों की करता है। निम्न में से कौन मानव पूंजी निवेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? दोस्तों याद रखेंगे निम्न में से कौन बोला जा रहा है कि कौन सा मानव पूंजी निवेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? तो देखिए 36 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव संसाधनों का अभियंता और डॉक्टर के रूप में परिवर्तित होना, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंध है? तो दोस्तों याद रखना आचार्य विनोबा भावे जो है भूदान आंदोलन से संबंधित है, और ये भूदान आंदोलन के कारण से जेल भी गया था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पोचमल्ली। देखिए प्रश्न को एक बार रिपीट करना, कहा जा रहा है कि आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उसके बोला जा रहा है कि उसने बोला जा रहा है कि उनसे संबंध था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? प्रीवियस ईयर में रिपीट किया गया क्वेश्चन से याद रखेंगे। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में, बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो हुआ था ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, तो उसी करेक्ट हो जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए बोला जा रहा है कि विजेताओं का चयन करने वाली समिति किस देश में विद्यमान है? तो देखिए आपका नॉर्वे, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर पर सेकेंड, बी करेक्ट हो जाएगा। शून्य एवं दशमलव प्रणाली की खोज किसने की? साथियों याद रखना शून्य एवं दशमलव प्रणाली की खोज आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर
दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है फ्रेडरिक एंजल्स। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो दोस्तों 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश के जो है प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है कि किस मिट्टी के प्राकृतिक कहा जा रहा है कि नवीकरण के कारण इसमें उर्वरकों के उपयोग की सबसे कम आवश्यकता होती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा जरूर मिट्टी, एक करेक्ट हो जाएगा। सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों प्रश्न आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि सुंदरवन क्षेत्र में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई है? तो देखिए डाक विभाग की स्थापना कब हुई, इस प्रश्न को मैंने नोट्स में भी आपको कवर करा दिया है। तो दोस्तों डाक विभाग की स्थापना 1854 में भारत में शुरू हुआ है। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना का उपबंध है। तो दोस्तों निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना का उपबंध है, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत इसका वर्णन है? तो आर्टिकल 324 के अंतर्गत है। तो बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कहा जा रहा है कि निदेशक तत्वों से संबंधित कौन सा एक कथन सत्य है? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए निदेशक तत्वों से संबंधित कौन सा एक कथन है जो कि आपका यहाँ पर करेक्ट दिया गया है? तो दोस्तों यह व्यक्तियों के न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय अधिकार जो है प्रदान करता है। तो डी आपका जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? साथियों अगर हम लोग तमिल की बात करेंगे तो किसका ये प्रमुख भाषा है? म्यांमार, इंडोनेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर। तो 50 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर का तमिल जो है ये आपका एक शासकीय भाषा है। तो ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन की विधायी शक्ति को संविधान के किस अनुच्छेद यानी कि किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन की विधायी शक्ति को संविधान के किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। हमारा जो टोटल 7 जो फंडामेंटल राइट्स है मौलिक अधिकार था ये 42वां संविधान संशोधन के तहत ही जुड़ा हुआ था, जिसमें कि 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा करके संपत्ति का अधिकार 300 के ए में डाल दिया गया है, जिसके कारण से भी टोटल देखेंगे तो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स है मौलिक अधिकार है, जिसकी की चर्चा आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन से दोस्तों कहा जा रहा है कि मूल संविधान में कितने राज्य थे तथा इन्हें कितने जो है प्रवर्गों में रखा गया था? तो अभी जस्ट मैंने आपको रिवील कराया है। बोला जा रहा है कि मूल संविधान में कितने राज्य थे तथा इन्हें कितने प्रवर्गों में रखा गया है? तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग ये 27 राज्य था और 3 प्रवर्ग थे। अभी आप देखेंगे वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस अनुच्छेद को मूल अधिकार के भाग का कॉड कहते हैं? देखिए फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार के भाग का कॉड किस संविधान को कहा जाता है, किस आर्टिकल को? तो ये आर्टिकल 19 को कहा जाता है, कि जो हमारा मेन फंडामेंटल राइट्स है इसकी चर्चा आप देखेंगे तो आर्टिकल हमारा जो है ये 19 के अंतर्गत दिया गया है। जबकि दोस्तों देखेंगे तो 12 से लेकर के 35 तक टोटल जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा किया गया है, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला मानी जाती है। तो दोस्तों मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला ताराबाई को मानी जाती है, ये करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान क्या था? कर्नाटक का अभियान। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? दोस्तों याद रखेंगे गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो ये आपका जो है प्रतिस्पर्धा पर आधारित है, ये करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था।
बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, शायद से मैंने गलत करा दिया। यहाँ पर प्रश्न आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, ये आपको पर पूछा है। तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है ये आपका न्याय पर आधारित है। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न में आप यहाँ पर देखेंगे तो कहा जा रहा है कि ब्रिटिश कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था। तो पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून आपका हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट। ध्यान रखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नागरिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है, नागरिक सेवा का जन्मदाता ये माना जाता है कर्नवालिस को। ध्यान रखेंगे, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शंस को तो आपको पता चलेगा कि दिया गया है पर आपका कि जो है प्रीसेट्स ऑफ जीनस दिया गया है राजा राम मोहन राय, बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। 1857 ये डॉक्टर सेन के द्वारा बिल्कुल करेक्ट है। वेल्थ ऑफ नेशंस देखेंगे तो एडम ऑफ स्मिथ दिया गया है, तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। इंडिया मीन्स फ्रीडम देखेंगे तो दादा भाई नरोजी दिया गया है। जबकि दोस्तों आप देखेंगे तो जो हमारा इंडिया मीन्स फ्रीडम है, ध्यान रखेंगे कि जो हमारा इंडिया मीन्स फ्रीडम है ये अबुल कलाम आज़ाद इसके जो है लेखक हैं। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो दिया गया है दादा भाई नौरोजी, जो कि आपका गलत है, यानी कि आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है। प्रश्न में साथियों कहा जा रहा है कि पित्त का स्राव कौन करता है। पित्त का स्राव कौन करता है। अमाशय, यकृत, छोटी आंत, फेफड़े। तो पित्त जो है यकृत से स्रावित होता है। पित्त का पीएच मान 7.7 होता है और पित्त जो होता है ये आपका क्षारीय होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने। राज्यसभा का सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति की बात करेंगे, श्रीमती गांधी थे। इसके अलावा आप देखेंगे तो HD देवगौड़ा थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये सभी थे। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट किया गया कि न्यायिक पूर्वावलोकन, कहा जा रहा है कि न्यायिक पूर्वावलोकन सामान्य स्थितियों में मूल ढांचे का हिस्सा है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए प्रश्न को रिपीट करेंगे, कहा जा रहा है कि निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जो है न्यायिक पूर्वावलोकन सामान्य स्थितियों में मूल ढांचे का हिस्सा है। तो बताइए किस वाद में इन चीज़ों का जो है रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनर्वा मिल्स वाद 1980। ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पूंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, पूंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो ये केंद्र राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में बोला जा रहा है कि किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, रिपीटेड क्वेश्चन आपका, किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। तो दोस्तों नियासिन की कमी से होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक विटामिन का निर्माण हमारे शरीर द्वारा किया जा सकता है। तो दोस्तों यकृत जो हमारे बॉडी का सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, यहाँ से विटामिन ए का जो है निर्माण होता है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक रोग विषाणु जनित नहीं है। बताइए कि कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए न्यूमोनिया जो है आपका ये विषाणु जनित नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना, जो न्यूमोनिया होता है ये मुख्य रूप से आप देखेंगे तो फेफड़ा को जो है डाइवर्ट करता है, डैमेज करता है। अगला प्रश्न है कोलेस्ट्रॉल की अधिकता निम्नलिखित में से किस रोग का कारण है। देखिए कोलेस्ट्रॉल की अधिकता ये किस रोग का कारण है। तो ये आपका हो जाएगा हृदय संबंधी रोग का कारण है, यानी कि बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है। ऐसा धातु जो वायुमंडल में उपस्थित किसी भी गैस से प्रतिक्रिया नहीं करती है, ये मुक्त धातु के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा सोना। सोना दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका जो है शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने के लिए सोना का प्रयोग 18 कैरेट का किया जाता है। आभूषण बनाने के लिए जो 18 कैरेट का सोना होता है, इसमें शुद्ध सोना 70 आपका 5% होते हैं। सबसे अधिक औघात वर्धनता के गुण को प्रदर्शित करने वाला तत्व सोना होता है। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है। इसका आंसर आप सभी लोग कीजिए। तो देखिए दोस्तों काफ़ी जल्दी हम लोग जो है लाइव भी करने वाले हैं, ताकि आप प्रॉपर तरीका से जो है सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ले पाए। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है, ये आपको बार बताना। 69 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गैस में द्रव। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी संबंधित है। इकोलॉजी की दोस्तों बात कर लेंगे तो जीव व पर्यावरण के सह संबंधों से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। तो सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमारा बोला जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली का किया था। भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना वर्ष 1932 में कहाँ खोला गया था। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना 1932 में कहाँ पर खोला गया था। तो ये सतार में खोला गया था, जो महाराष्ट्र के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में डी.वाई. चंद्रचूड़ को जो है चुना गया था। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो नेक्स्ट में हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट सूचांक में भारत की रैंकिंग क्या है। 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 126वां रैंक है। तो आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि दर्द निवारक दवाएं कहलाती है। दर्द निवारक दवाई को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है एनाल्जेसिक। ध्यान रखेंगे, दर्द निवारक दवाएं क्या कहलाती है, एनाल्जेसिक। सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा पत्र कहा जा रहा है कि व्यक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा। दोस्तों अगर हम बात करेंगे व्यक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा तो यह आपका जो है मित्र को पत्र, यानी कि आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। इसको देखिए आपको खुद से उच्चारण करना है। आप देखेंगे तो अ जो आपका है ये दीर्घ स्वर नहीं है, ये आपका जो है देखेंगे तो इन सभी को अगर आप बोलते हैं तो इन सभी में जितना समय लगता है उससे इसमें कम लगता है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। हिंदी को अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे तो 10 में आप 10 अटेम्प्ट ले पाएंगे आराम से। आप देखेंगे तो हिंदी का लेवल डाउन ही आपका रखा गया था, इस बार भी आप देखेंगे तो हिंदी का ज़्यादा कुछ लेवल नहीं था। आप देखेंगे तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो देखिए अध्ययन का जो है आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है, क्या होगा। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, अध्ययन। अगला प्रश्न है देशभक्ति में कौन सा समास है। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। देशभक्ति में किस प्रकार का समास है। तो इस वर्ड में अगर आप देखेंगे तो भक्ति जो है ये चीज़ इसमें लग करके क्या है कि वर्ड का जो है एक अलग आपका जो है क्या है कि इसका मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी का आप देखेंगे तो मेनली आपका जो है भक्ति का ही आपका प्रधानता है, जिसे हम लोग देशभक्ति कहेंगे। तो यहाँ पर आपका जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। जिस समासिक पद का अंतिम पद प्रधान हो इसे तत्पुरुष समास कहेंगे। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है। तो अधिकारी यानी कि आपका अधि उपसर्ग है, बी करेक्ट हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो मोसो निकालना है, HCF आपको निकालना है। दोस्तों इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है कि पॉइंट को आपको रिमूव करके यहाँ पर 100 हो जाएगा। यहाँ पर भी पॉइंट रिमूव करेंगे 100 हो जाएगा, यहाँ पर रिमूव करेंगे 100 होगा। अब देखिए ऊपर वाला का आपको मोसो निकाल लेना है, क्योंकि मोसो पूछेगा तो ऊपर वाला का मोसो निकालना है। नीचे वाला का लोसो आपको निकाल करके लोसो नीचे में रखना है, ऊपर वाला का मोसो यानी HCF निकालना है। फिर आपको डिवाइड कर लेना है, पॉइंट में इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग जैसे सॉल्व करेंगे तो आपका 81 का करेक्ट आंसर आपका 0.33 करके आ जाएगा। तो इसको आप लोग जो है सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है a+1/a, ठीक है, = 4 दिया गया है। और फिर आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि a⁴ प्लस 1/a⁴ का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए सिंपली हमें जो है फॉर्मूला का यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या होता है तो a², देखिए यहाँ पर अगर मान लिया जाए कि इस प्रकार से दिया रहता है और यहाँ पर ऐसे अगर आपको पूछा जाता है a² + 1/a² तो आप डायरेक्टली a² - 2 करते तो इसका आंसर आ जाता है। बट यहाँ पर देखेंगे तो 2 बार आपका पूछा गया है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए और a का मान यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 × 16 में से 2 घटाएंगे तो 14, 14 का स्क्वायर करेंगे 196। अब देख लीजिए यहाँ पर आपका कहाँ पर दिया गया है तो 196, यानी कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है। यदि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर कितनी होगी, ये आपको पर बताना है। दोस्तों मैथमेटिक्स का जो भी क्वेश्चन दिया गया है इसको आप सभी लोग बनाने का प्रयास करेंगे पहले, और आप सभी लोगों से बनेगा भी अच्छी तरीक़ा से अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो। क्योंकि मैथमेटिक्स का भी देखेंगे तो अब वेटेज आपका अच्छा खासा आपका करने लगा है, जिसमें कि मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन आपके जो है डाल दिए जाते हैं। तो इसके लिए देखिए सिंपली हम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। आर पूछा जा रहा है तो आर बराबर देखिए हम ऐसे क्वेश्चन में यूज़ करते हैं a/, यहाँ पर आपका जो है b × आपका जो है 10 का यूज़ करेंगे।
तो इसको आप सिंपली जो है इससे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आंसर इसका। ए की दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे तो ए का जैसा कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हम जो है 10 रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है एक बी की जगह पर आप देखेंगे यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल धन का जो है 1/36 है। यदि ब्याज की दर और दर कहा जा रहा है कि वर्षों की संख्या के बराबर है तो ब्याज की दर कितनी होगी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। यानी प्रश्न हमारा कि किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का, देखिए मूलधन में का लगा तो जो हमारा मूलधन होगा यानी कि जो आपका प्रिंसिपल आपका वैल्यू होगा मूलधन, ये आपका 36 हो जाएगा। इसके अलावा देखेंगे तो कहा जा रहा है कि किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का, यानी कि जो है मूलधन आपका ये हो गया। और साधारण ब्याज देखेंगे यानी कि आपका SI देखेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि यदि ब्याज की दर और कहा जा रहा है कि वर्ष की संख्या बराबर हो, यानी कि वर्ष आप देखेंगे फ्रेंड्स तो वर्ष भी आपका कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि ब्याज की दर क्या होगा, ये आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, अब क्या पूछा जा रहा है कि ब्याज की दर क्या होगा, यानी कि आपको सिंपली आर आपको निकालना है। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन आपका 100 होता है। इस पर आप सभी लोग कैलकुलेट करेंगे, इसका रेट आपका निकल करके आ जाएगा। तो इतना आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। 83 का आपका करेक्ट आंसर जो है 5 अपॉन आपका 3 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बोला जा रहा है कि पूर्णांक n का मान ज्ञात कीजिए ताकि n अपॉन 100 जो है यानी कि 112 और कोमा दिया गया है, फिर 1 आपको 7 से जितना कम है कहा जा रहा है कि 1/8 से उतना ही अधिक है। तो इसमें यहाँ पर आपको देखिए सिंपली आपको कहने का मतलब ये हुआ, प्रश्न को आप लोग पढ़ेंगे, कहा जा रहा है कि n पूर्णांक n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बोला जा रहा है कि n/112 कोमा 1/7 से कहा जा रहा है कि जितना कम है। ठीक है, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि जितना कम है, तो यानी 1/7 से जितना कम है, ये मतलब 1/7। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 1/7 हो जाएगा। और फिर कहा जा रहा है कि कम है तो n बाय आपका 112 इतना हो जाएगा। फिर आपको कहा जा रहा है कि जितना कम है 1/8 से उतना ही अधिक है, 1/8 से कहा जा रहा है कि उतना ही क्या है, अधिक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n/112 उतना ही अधिक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे, चूंकि बराबर का हमने यूज़ किया हुआ है तो अपोजिशन अपोजिट हम लोग चलेंगे तो 1 क्या हो जाएगा आपका, ये से करके आपने जो है क्या है कि आयु संबंधी प्रश्न में आपने पढ़ा होगा। जैसे कि क्या रहता है, जैसे मान लिया जाए कि इधर मान लिया जाए कि माँ है और इधर मान लिया जाए कि पुत्र यानी बेटा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये अगर 2 अधिक है तो हम लोग क्या करते हैं, इधर 2 को ऐड करते हैं, तभी तो इक्वल का मतलब रहता है। तो इसलिए हमने जो है इस प्रकार का किया। इसको दोस्तों कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट आंसर आपका निकाल करके आ जाएगा, एक्यूरेट आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 15 आ जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि m बिंदु कहा जा रहा है कि P-5 टू x अक्ष पर खींचे गए लंब का पाद बिंदु है, तो कहा जा रहा है कि m का निर्देशांक क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, m का आपको निर्देशांक बताना है। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर खींच दो। कहा जा रहा है कि जो है m जो बिंदु है P(x) कहा जा रहा है कि x एक्सिस पर खींचे गए लंब का पाद बिंदु, तो x एक्सिस ये आपका x होता है और ये आपका y होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है पाद बिंदु है मतलब नीचे के कॉर्नर पर आपका होगा -5, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 2, -5 कितना हो जाएगा आपका 2 यहाँ पर। लेकिन प्रश्न में आप देखेंगे तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि x अक्ष पर खींचे गए लंब का पाद बिंदु है, सॉरी यहाँ पर प्रश्न में आपको क्या कहा जा रहा है, लंब का पाद बिंदु है। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि ये जो आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका -5 और 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो ये आपका y है, तो y नीचे आपका कितना हो जाएगा -5, कितना हो जाएगा आपका y माइनस आपका जो है 5 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो y का जो, चूँकि y का आपका जो ऊपर दिया गया और y का यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, यानी -5 और 0 होगा। इस प्रकार से आप देखेंगे तो -5 और 0 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। tan 30 का मान 1/2 लगाना है, tan आपको जो है 40 का मान आपको जो है 1 लगाना है, cos आप 60 देखेंगे तो cos आपका 60 का मान जो है 1 आपका 2 हो जाएगा। कैलकुलेट कीजिए, राइट आंसर इसका आ जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया x² - px प्लस q = 0 का मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आपका ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। इसको कंप्लीटली सॉल्व कीजिए आप लोग, राइट आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन से इसको हम लोग स्किप करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो राइट आंसर आपका जो है सी आ जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। कहा जा रहा है कि किसी स्वर को एक साथ रखा जाता है, जैसा कि आप देख पाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा आपको बनाने लगे क्वेश्चन से। तो आप देखेंगे तो सभी स्वर को एक साथ बोला जा रहा है कि आए
सभी स्वर को एक साथ साथ आए, इस प्रकार से संबंध कहा जा रहा है कि सिग्नेचर के अक्षरों को अलग अलग कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। 88 का यहाँ पर अगर राइट आंसर आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले आपको काउंट करना है। आइए हम लोग काउंट करते हैं कि इसमें कितने स्वर हैं और कितने आपका व्यंजन है। तो जैसा कि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका 1 और देखेंगे तो फिर आपका यहाँ पर 2 और 3 और फिर 4, यानी कि 4 आपका टोटल क्या है, आपका स्वर है। तो यहाँ पर देखिए 4 आपका यानी कि आपका जो वोवेल है ये आपका कितना है, टोटल 4 है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से अगर 9 को आप माइनस कर लेते हैं तो आपका कितना बच जाएगा, आपका 5 बच जाएगा। लेकिन हम लोग व्यंजन के लिए 1 बढ़ा करके लेते हैं तो ये आपका कॉन्सोनेंट के लिए आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए साथियों यहाँ पर आपको सिंपल से क्या करना है कि 6 फैक्टोरियल इंटू आपका जो है 4 फैक्टोरियल आपको यूज़ करना है। अब इसको सिंपली क्या करना है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू ऐसे करके आपको 1 तक जाना है। फिर 4 को आपको लेकर के जो है 4 इंटू 3 इंटू 2 ऐसे करके इसको जो है साथ में इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। इसका करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। इसका देखिए आप कैलकुलेट करेंगे, इसका जो ऑथेंटिक आपका आंसर निकल करके आएगा ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 17,280 आ जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग जो है सॉल्व कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, मैथमेटिक्स को छोड़ना नहीं है, कंप्लीटली आपको सॉल्व करना है जो सेट पैटर्न पर आधारित आपका दिया गया है। अगला दिया गया है एक समूच आपको दिया गया है, इसका कहा जा रहा है कि मानक विचलन क्या होगा। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, मानक विचलन पूछा जा रहा है। मानक विचलन एक प्रकार का माध्य होता है। मानक विचलन क्या होता है, आपका माध्य। सभी को जोड़ करके आप जितना संख्या को जोड़े उसे डिवाइड कर दो, सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका करेक्ट आंसर सी आपका आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट आपका है ये कहा गया था हार्टले विदर्स का था। ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह कथन किसका है, तो हार्टले विदर्स का है। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मान किया गया है शिव शंकरी को। तो बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 64 वर्ष के बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। 64 वर्ष के बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है। तो यह अभी रिसेंटली जो है दलाई लामा को शामिल किया गया है। बी करेक्ट हो जाएगा। बोला जा रहा है कि 2023 में किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रतन टाटा को। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है जनसंख्या जन्म दर किस पर मापी जाती है। जनसंख्या जन्म दर किस पर मापी जाती है। तो ये आपका 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अकॉर्डिंग मापी जाती है। 2011 जनगणना में आप देखेंगे तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है ये पूरे भारत में सबसे अधिक रहा था। ध्यान रखेंगे। केरल का देखेंगे तो सबसे कम रहा था। जनसंख्या घनत्व देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम रहा था। शिक्षा का अगर देखेंगे तो आप साक्षरता दर जो है ये केरल का ही जो है सबसे अधिक रहा था 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग। और सबसे कम आप देखेंगे तो ये जो है अपना बिहार का रहा था। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे। तो देखिए जनसंख्या जन्म दर किस पर मापी जाती है, तो 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन है। तो 95 का आंसर बताएंगे। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभ्रक। अभ्रक का उत्पादन देखेंगे तो देखिए अभ्रक का उत्पादन जो है ये झारखंड के जादूगोड़ा में जो है सिंहभूम नामक स्थान है जहाँ पर कि किया जाता है सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कहा जा रहा है कि चूज द पैसिव फॉर्म ऑफ द कहा जा रहा है कि गिवन चूज। तो देखिए यहाँ पर आपका फिर से इसको रीड कीजिए। प्रश्न में कहा जा रहा है कि चूज द पैसिव कहा जा रहा है कि फ्रॉम द गिवन चॉइस। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि जो है वाई डू यू टेल ए लाई। इसके लिए आपको देखिए सिंपली आपको जो है पैसिव आपको जो है ट्रांसलेट को करना है। तो देखिए हम लोग एक्टिव टू इसको पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाई इज ए लाई टोल्ड बाय यू, यानी कि ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब। तो यहाँ पर दिया गया है डैश यू कहा जा रहा है कि जो है मिड कहा जा रहा है कि टेंडिंग अप फॉर ए मोमेंट। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है प्रीपोजिशन के रूप में क्या प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आपका देखिए वुड का प्रयोग होगा। सी करेक्ट ए करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो देखिए कहा जा रहा है कि आई हैव ए होमवर्क टू डू। इसके लिए देखिए आपको यहाँ पर बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए 98 का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आई हैव होमवर्क टू डू, यानी कि बी आपका जो है यहाँ पर आपका करेक्ट सेंटेंस आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम
देखेंगे तो यहाँ पर आपको नरेशन आपको बनाना है। कहा जा रहा है कि ही साइड आई हैव गॉट ए, कहा जा रहा है कि टूथ हैक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ही साइड दैट ही हैड गॉट ए, दिया गया है टूथ हैक, यानी कि ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि सभी ग्रामवासी जग चुके हैं। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल विलेजेस हैव ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एराइज्ड, ठीक है। तो ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो टोटल आपका जो है 100 क्वेश्चन आपका जो है कवर हो गया। अब आप सभी लोगों को बताना है कि 100 में से आप कितना जो है एक्यूरेसी आप मेंटेन किए हैं, तो आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। बाकी जो लोग क्या है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशली अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, सारे सिलेक्टिव क्वेश्चंस को लेना चाहते हैं जिसमें कि आंसर आपको हाईलाइट करके सारा PDF प्रोवाइड किया जाता है, तो आप सभी लोग इस नंबर पर SMS या आप कॉल करके जो है इसमें आप ऐड हो सकते हैं, जिसमें कि कम्प्लीटली आप सारी चीज़ों को जो है अचीव कर पाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।